नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने किया नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का सम्मान। कहा, इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल से सब्जी व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। अपनी मांगों और समस्याओं से कराया अवगत। युवा कांग्रेस ने सेक्टर 7 में लॉकडाउन से प्रभावित गरीब परिवारों को किया राशन का वितरण। सोशल डिस्टेंस का रखा ख्याल। दुर्ग पुलिस ने साइकिल रैली निकालकर लोगों से घर पर रहने की अपील। लोगों ने भी इनका हौसला बढ़ाने जगह जगह किया फूलों से स्वागत। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग कलेक्टर ने प्रेस वार्ता लेकर बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में ठोस एवं सार्थक पहल की गई है, जिसके कारण दुर्ग जिला अब ग्रीन जोन में आ गया है। दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने कहा कि अभी हमारा जिला दुर्ग ग्रीन जोन में आ गया है, तो वहीं बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी कंट्रोल रूम में देने की अपील भी लोगों से की है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को छूट, साथ ही 18 उद्योगों को इजाजत देने की जानकारी दी, तो वहीं 250 ने अपने उद्योगों को आरंभ करने की इच्छा जताई है। साथ ही वाहन में बैठने वाले लोगों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं और मास्क को लगाना अनिवार्य बताया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने इसकी जानकारी दी। जिले में अभी कोरोना के रोकथाम के लिए राज्य शासन से निर्देश के अनुसार से जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं उन सभी के सैंपल्स लिए गए और 19 तारीख से राज्य शासन ने यह निर्देश दिए हैं कि जितने भी ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के या सारी के सिम्टम वाले पेशेंट्स हैं उनके सैंपल लिए जाए, तो वो लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी तक टोटल 685 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से कि एक पॉजिटिव पेशेंट आया था जिसका कि सैंपल 23 तारीख को लिया गया था। 23 तारीख को गुजरे हुए अब 28 दिन हो गए हैं। 642 सैंपल नेगेटिव आए हैं और अभी पेंडिंग टोटल 34 सैंपल हैं, जो कि पिछले 2 दिवस के सैंपल हैं, जिसका की रिपोर्ट अभी आना बचा है। इसके साथ ही जिले में एक्टिव सर्वेलेंस करते हुए लगभग 1 लाख घरों का सर्वेक्षण किया गया है और लगभग 3 लाख के आसपास लोगों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 518 सर्दी खांसी के प्रकरण थे जिनको कि लगातार निगरानी में रखा गया। और ऐसे लोगों को निगरानी रखने के उपरांत अभी ये सभी लोग इनमें से 2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम से मुक्त हो चुके हैं। जो 2 लोग का लगातार इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम रहा उनको हमने सैंपल जांच के लिए भेजा और उनके सैंपल नेगेटिव आ गए, इसलिए वो कोरोना के मरीज नहीं है, उनका अलग प्रकार का इलाज चल रहा है। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जिले में श्रमिक की स्थिति में अन्य राज्यों से आए हुए जो श्रमिक हैं, कुल 784 ऐसे श्रमिक हैं जो कि अन्य राज्यों में दुर्ग जिले के हैं और हमारी जानकारी में है। 917 श्रमिक अन्य राज्यों से दुर्ग में आकर के निवासरत हैं, जो कि लगभग 11 कैंपों में अभी रह रहे हैं। इन श्रमिकों से हम लगातार संपर्क में हैं। अन्य जिले के श्रमिकों को आर्थिक सहायता और वहां के प्रशासन से संपर्क करके राशन इत्यादि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की गई है। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद जिले में कंट्रोल रूम के नंबर्स और नोडल अधिकारी के नंबर बताए गए हैं, जिस पर कि कोटा में यदि कोई बच्चा पढ़ रहा हो और वहां लॉकडाउन में फंसा हुआ हो और वापस आना चाह रहा है, तो उसके अभिभावक संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। ये जो कंट्रोल रूम का नंबर है वो 22100180 और नोडल अधिकारी श्री रविराज ठाकुर उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी साथ में जानकारी दी जा सकती है। ऐसे लगभग 90 बच्चों की जानकारी हमें अभी प्राप्त हुई है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के उपरांत जिस भी प्रकार की रणनीति बनेगी उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाहर से आए हुए लोगों की जानकारी भी जिला के इसी कंट्रोल रूम के नंबर पर दी जा सकती है। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो ILI सारी और बाहर से आए हुए लोगों की जानकारी एकत्रित करके उनका सैंपल लेने की है। इसलिए मैं ये सभी से अपील भी करना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में अगर बाई चांस कोई इंटर स्टेट ट्रैवलर पहुंचता है तो उसकी जानकारी तत्काल दे। इन लोगों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तत्काल जानकारी लेकर के जांच किया जाएगा। लॉकडाउन की स्थिति में वर्तमान में निर्देश ये जारी किए गए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य है। अतः मैं ये सभी से अपील करना चाहूँगा कि इन सिद्धांतों का पालन करें। नहीं पालन करने पर स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकाय और स्थानीय निकाय तीनों को ही फाइन लगाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कि आगे आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी।
23 तारीख को लास्ट पॉजिटिव सैंपल था, उसके उपरांत 28 दिन अभी हो गए हैं, जिसके उपरांत कि दुर्ग जिले को भारत सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार से ग्रीन डिस्ट्रिक्ट अभी माना जा सकता है। एसेंशियल सर्विस के जो आप पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे दान के स्वरूप में मिले हुए खाद्यान्न नगर निगम और स्थानीय निकायों में जमा हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ मद की राशि जो नगरीय निकाय को और स्थानीय निकाय को जारी की गई है, उसके तहत एसडीआरएफ का जो सिद्धांत है उसके अधिकतम सीमा में रहते हुए खाद्यान्न का परचेज करके भी पैकेजिंग की जा सकती है। ये पैकेजिंग का काम नॉर्मली नगर निगम भिलाई में जोन स्तर पर और दूसरे निगमों में जहां जोन की व्यवस्था नहीं है वहां हेडक्वार्टर स्तर पर बनाई जा रही है। राजनांदगांव में हेलमेट नहीं पहनने वालों पर हो रही चालानी कार्रवाई में लॉकडाउन तक रियायत देने की मांग को लेकर राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने राजनांदगांव एसपी से मुलाकात की। राजनांदगांव पुलिस इन दिनों हेलमेट नहीं पहनने वालों पर सख्ती बरत रही है। ऐसे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। इस चालानी कार्रवाई को लॉकडाउन तक रोके जाने के संबंध में राजनांदगांव महापौर ने राजनांदगांव एसपी जितेंद्र से मुलाकात की और आम लोगों को हो रही परेशानी से अवगत कराया और उनकी समस्या बताई और कुछ रियायत हेलमेट पर चाहा। मुलाकात को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने जानकारी दी है। आज एसपी कार्यालय हम पहुंचे। हमने एसपी साहब से आज हेलमेट के संबंध में बात की। हमने उनके कार्यों की तारीफ की। हेलमेट के जो पालन करने की बात आई, लगाने की बात आई, हमने कहा कि एक अच्छी पहल है। क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है और हमारे जो मजदूर वर्ग हैं अभी उनके लिए उनके पास भोजन की समस्या वर्तमान में बहुत ज़्यादा है। ऐसी परिस्थिति में जहां 1 महीने से उनका कार्य बंद है, हमने एसपी साहब से निवेदन किया है कि आप ये जो हेलमेट की जो प्रक्रिया चालू कर रहे हैं या कंपलसरी कर रहे हैं लोगों को लगाना, आप इसको थोड़ी इसमें शिथिलता लाइए और इसको लॉकडाउन के बाद ही इसको कंपलसरी करें, ताकि जो हमारे मजदूर वर्ग हैं जिनके पास वर्तमान में भोजन जैसी चीज़ों की सुविधा नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में हेलमेट उनके लिए खरीदना मुश्किल है। या तो हमारे आदरणीय कहीं से अगर होती ही व्यवस्था उनके लायक हेलमेट की व्यवस्था होगी, नहीं तो फिर ये इनका रोजगार शुरू हो जाएगा तो स्वयं ही इसका आदेश का पालन करेंगे एसपी साहब। वो हेलमेट लगाए, जिनके पास नहीं हम उनको समय देंगे लॉकडाउन तक का। और साथ ही हमने हमारे नगर निगम के कर्मचारी पे जहाँ पे जिन पर अभी पुलिस द्वारा उन पर मुलाजा मारपीट भी हुई है, तो इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमने आगे कार्रवाई करने की बात कर ली और उस पर कार्रवाई होगी जिसने किया उनके साथ ये हरकत। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव मंगलकरण पांडे के नेतृत्व में निगम में जोन क्रमांक 1 में सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। साथ ही सफाई कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया गया। कोरोना महामारी के प्रकोप में दिन रात विभिन्न माध्यमों से अपनी सेवाएं देने वाले नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का सम्मान प्रदेश समाजवादी पार्टी के महासचिव मंगलकरण पांडे और साथियों द्वारा किया गया। सफाई कर्मचारियों को पुष्पहार पहनाया गया। इसके साथ ही हैंड ग्लव्स, मास्क और मिठाइयां भेंट की गई। सफाई कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए प्रदेश महासचिव मंगलकरण पांडे और मंतोष यादव ने कहा कि पूरा समाज जीवन भर इनका ऋणी रहेगा। भाई आज ये जो देश में महामारी फैली हुई है, भारत में कोरोना ये वैश्विक महामारी है, पूरे संसार के पटल में फैली हुई है। आज भारत में 4 लोग हैं, डॉक्टर, पुलिस, हमारे सफाई कर्मी और हमारे आप जैसे मीडिया बंधु, जो इस महामारी से लड़ने में पूरे देश में अपने जीवन को खतरे में डाल के अपने परिवार की बिना चिंता किए हुए इस संकट से लड़ने में मदद कर रहे हैं। हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के हमारे साथी, हम सब ने आज ये विचार किया कि ये जो हमारे सफाई कर्मी रात दिन सफाई कर रहे हैं, संसार की रक्षा कर रहे हैं, इनके भी सम्मान की आवश्यकता है। हम सब लोगों ने मिलकर आज अपने जोन में अपने सारे सभी सफाई कर्मचारी बंधुओं का स्वागत किया, अभिनंदन किया, सम्मान किया और इन सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह संसार की सेवा करते रहेंगे और इनकी सेवा को ये संसार हमेशा याद रखेगा। हमारी पार्टी के महासचिव माननीय आदरणीय भैया मंगलकरण पांडे जी द्वारा 2 दिन पहले ऐसा एक डिसीजन आया कि हम लोग डॉक्टरों की सेवा और पुलिस प्रशासन की सेवा तो हम लोग पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। ये सोचे कि हम लोग सफाई करने के लिए कुछ कर देते हैं। तो हमने पता किया अपने आसपास में जो भी सफाई कर्मी थे हमारे एरिया में, उनसे हम लोग संपर्क किया। हम बोलते हैं कि आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो भैया ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और हम सभी समाजवादी साथी मिलकर और पूरी भिलाई की हमारी टीम मिलकर हम लोगों ने इनके लिए मिठाई, मास्क और जो भी अपनी व्यवस्था हम कर सकते थे अपनी क्षमता में हमने उनकी सेवा का वो किया है। और जिस तरीके से भी ये महामारी फैली हुई है, मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होकर और सरकार के नियमों का पालन करके
और इस कोरोना को हम भगा सकते हैं। अपने घर में रहें, बिना जरूरी काम न हो तो हम बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग में रह के इसको हम रोक सकते हैं। गौरतलब है कि सफाई कर्मचारी कोरोना संक्रमण के बीच पूरी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इनका सम्मान कर आभार व्यक्त करना निसंदेह एक प्रशंसनीय कार्य है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। युवा कांग्रेस और राजगरबा इंडिया समिति द्वारा सेक्टर 7 में गरीब जरूरतमंद परिवारों को राशन का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी उपस्थित हुए। प्रदेश में लॉकडाउन होने के बाद से ही शहर के जरूरतमंद गरीब परिवारों को युवा कांग्रेस द्वारा राशन के साथ मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सेक्टर 7 मार्केट के समीप पंडाल लगाकर सूचीबद्ध लॉकडाउन से प्रभावित गरीब परिवारों को राशन प्रदान किया गया। साथ ही शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। आयोजन में मुख्य रूप से युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी उपस्थित हुए। राशन वितरण की जानकारी कोको पाड़ी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद, मिलिंद गौतम और अशरफ हुसैन ने दी। आपको पता होगा कि सारे देश में आज ये कोरोना महामारी के संकट से जूझने और लड़ने के लिए पूरा देश लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस भी इस कार्य में लगी हुई है कि कैसे जो असहाय लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों को मदद पहुंचाया जाए। और भिलाई में भी राहत शिविर के माध्यम से पिछले 1 महीने से, जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, तब से ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाने के लिए यहाँ की युवा कांग्रेस की टीम साहिब जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है और ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचा रही है। निरंतर युवा कांग्रेस द्वारा लॉकडाउन जब से शुरुआत हुआ 23 मार्च से लगभग अब तक लगभग 1 माह होने को है, भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के निर्देशों पर और प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी के आह्वान पर भिलाई में निरंतर ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की जा रही है। पहले जब लॉकडाउन 1 था तब हम लोगों के घर पे कॉल पर निरंतर उनके घर पे पहुंचा के राशन देते थे। जब लॉकडाउन 2 हुआ तो ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और लोगों के कॉल आने लग गए, तो वो हमारे लिए भी संभव नहीं था कि हम उतने लोगों के घर जाएं। तो हम लोगों ने ये राहत केंद्र खोलकर पिछले 1 हफ्ता से निरंतर सारे लोगों को यहाँ पर बुलाकर और इस राहत केंद्र के माध्यम से डेली 300-400 परिवारों को हम कच्चा राशन उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश के फंसे हुए लोग किसी दूसरे प्रदेशों में हैं तो उनकी किस प्रकार की वहाँ सहायता की जा सकती है, उसका प्रयास यहाँ से कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है कि लॉकडाउन और आगे बढ़ती है, हमारी तैयारी पूरी है। अभी हम राहत केंद्र के माध्यम से कर रहे हैं। इसके बाद अगर लॉकडाउन 3 बढ़ता है तो हम युवा कांग्रेस की एक रिलीफ टीम बनाने वाले हैं, जो सैनिटाइज के अलावा घर घर जाके राशन पहुंचाने के अलावा राहत केंद्र विभिन्न विधानसभा के स्तर पर खोलकर उनकी सहायता की जाए। देखिए, ये सौभाग्य की बात है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री दोनों के नेतृत्व में अभी तक छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भविष्य में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम वो सारे प्रिकॉशंस लेने को तैयार हैं जो कोरोना से बचने के लिए लेने चाहिए। देश में कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी संकट उभर के आया है और देश में जिस प्रकार से भारतीय युवा कांग्रेस लगातार लोगों की मदद कर रही है, ज़रूरतमंद लोगों की, ये चीज़ बता रहा है कि देश का युवा, भारतीय युवा कांग्रेस का हर एक युवा आज पूरी जनता के साथ में है। छत्तीसगढ़ सरकार भी जिस तरीके से यहाँ लोगों की मदद कर रही है, उससे ये प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार कितनी गंभीर है। और ये आज हम लोग भिलाई आए हैं, शाहिद जो कि टीम शाहिद यहाँ पर काम कर रही है और हज़ारों की संख्या में अब तक लोगों की मदद की जा चुकी है और आगे भी युवा कांग्रेस लगातार लोगों की मदद करती रहेगी। तो प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेमचंद कोको पाड़ी के निर्देश पर राहत शिविरों में जो गरीब आम जनता को मदद पहुँचाई जा रही है। इसी के तहत आज प्रदेश अध्यक्ष जी दुर्ग जिले के विभिन्न राहत शिविरों में जाकर निरीक्षण करने के लिए आए। उसके तहत आज हम गरीबों, जितना दिन बढ़ेगा युवा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी में है। राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया और लॉकडाउन खत्म होते तक सभी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को राशन देने की बातें कही गईं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज।
बाद आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन में विभिन्न राज्यों से भिलाई में फंसे लोगों को नगर निगम के विभिन्न आश्रय स्थलों में ठहराया गया है। यहाँ पर सभी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इन्हें स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना वायरस की इस आपदा की घड़ी में लॉकडाउन में भिलाई में फंसे विभिन्न स्थानों के रहवासियों का नगर निगम प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इन्हें निगम के विभिन्न आश्रय स्थलों में ठहराया गया है। यहाँ ठहरे लोगों को नाश्ता और खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। आश्रय स्थलों में यूपी बिहार के स्टूडेंट्स भी ठहरे हुए हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन पूरी सजगता से कराया जा रहा है। मनोरंजन के संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसकी जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। देखिए, आश्रय स्थलों में और राहत शिविरों में जो है बाहर से आए हुए लोग हैं उनको ठहराया गया है। कुछ लोग स्थानीय भी हैं, कुछ लोग छत्तीसगढ़ निवासी हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र के निवासी हैं, कुछ झारखंड के हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं, कुछ यूपी के हैं। इस प्रकार से राहत शिविर में हम लोग अधिकारी जो हैं निगम के वो काफ़ी सतर्कता से कार्य कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं कि कोई ऐसी सुविधाएं जो मिले जो उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो, और उसके लिए तेल, कंघी, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क और यहाँ तक कि जो उनके समय व्यतीत करने के लिए कैरम और लूडो जैसे खेल हैं, टीवी भी लगाई गई है। ये सुविधा उनको प्रोवाइड की गई। इसके साथ ही जो भोजन है, 2 टाइम भोजन के साथ ही उनको नाश्ता भी दिया जा रहा है रेगुलरिटी के रूप में। और लगातार इस राहत शिविर और आश्रय स्थलों में सैनिटाइजिंग और साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। साथ ही विद्युत, पेयजल, सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा रही है। चादर, बिस्तर, मच्छरदानी भी दिया गया है। कूलर, पंखा ये भी सभी स्थलों में लगाया गया है ताकि गर्मी की जो दिक्कत है वो भी ना हो। इस प्रकार से माननीय महापौर जी और आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी जी के निर्देशन पे अधिकारी लोग जो है सभी का देखरेख कर रहे हैं आश्रय स्थलों का और राहत शिविर का। उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए निगम भिलाई सतत प्रयास कर रहा है। आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग निगम अधिकारियों द्वारा लगातार की जा रही है। ठहरे लोगों को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही मच्छर जनित बीमारियों से बचाव को लेकर मच्छरदानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी के प्रदेश संरक्षक संजय सिंह राठौर और भिलाई जिला अध्यक्ष मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में इस लॉकडाउन की मार झेल रहे सड़कों पर विचरते पशुओं को लगातार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां एक ओर इस लॉकडाउन से आम नागरिकों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं इस समय होटल व्यवसाय के बंद होने से पशुओं को भी खाने के लाले पड़ गए हैं। जिसे देखते हुए राष्ट्रीय गौ रक्षक वाहिनी के पदाधिकारी पूरे देश भर में पशुओं की सेवा में जी जान से लगे हुए हैं, जिसे दिन रात भोजन की तलाश में विचरते पशुओं को कुछ राहत पहुंचाई जा सके। इसके लिए हम लोगों ने विगत 20-25 दिनों से हम लोगों ने संध्या के समय में डेली 300 से 400 क्विंटल हम लोग सब्जियां ले करके आपसी सहयोग से, और जितनी भी आवारा पशु जो रोड पे रहते हैं उनको लॉकडाउन के चलते भोजन की व्यवस्था का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि होटलें सारी बंद हो चुकी हैं। लोग अपने घरों में लॉकडाउन में हैं। लोग राशन जो अपने घर में खाना ही बना रहे हैं तो सीमित संसाधनों से बना रहे हैं। तो जो चीज़ है, जो गौ माताओं को या आवारा पशुओं को, कुत्तों को जो भी खाना नहीं मिलता था वो सब चीज़ बंद हो गया। तो हम लोगों ने ये प्रण लिया कि जब तक ये पूरा व्यवस्था जब तक चलता है लॉकडाउन की, तब तक हम लोग डेली जो है रोज़ाना स्मृति नगर से ले करके 18 नंबर चौक तक के, पेट्रोल पंप चौक तक के, छावनी तक भी जाते हैं। रोज़ हम लोग कम से कम 150 से 200 गौ माताओं को, गौवंशों को हम लोग भोजन करा रहे हैं, जिसमें पत्ता गोभी है, लौकी है, कद्दू है, अन्य सब्जियां जो भी मार्केट में अवेलेबल हो जाती है उस तरीके से हम लोग उसको काट करके, संधारण करके और गौ माताओं को हम लोग भोजन करवा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि इंसान को तो सभी दे रहे हैं, जिसको देखो वो इंसान को दे रहा है, जानवरों को देने वाला कोई भी नहीं है। और बहुत दिन से था कि यार जानवर भूखे हैं, तो लॉकडाउन के तीसरे या चौथे दिन से हमने चालू किया देना। और जितने भी जानवर हमको दिखते हैं, चाहे गली में हो, मोहल्ले में हो, उनको हम देते हैं। रायपुर नाका से चालू करते हैं और कैलाश नगर तक देते हैं। और हर एक जानवर को दिया जाता है। कुत्तों को ब्रेड दी जाती है, चावल दिया जाता है, बिस्किट दिया जाता है। बाकी जानवर गौवंश जो आपको तो देना देती हैं। आम जनमानस से क्या अपील करेंगे कि आसपास जो आम जनमानस अपील ये करूँगा कि भाई कम से कम जानवरों को भी देखो। बेजुबान हो तो बोल भी नहीं सकते। दुर्ग पुलिस प्रशासन द्वारा इस लॉकडाउन का पालन कराने के साथ ही लोगों को घरों में रहने की समझाइश देने साइकिल रैली निकाली।
यह रैली जहां जहां से गुजरी, लोगों ने घरों से निकलकर पुलिस जवानों पर फूल बरसाकर तालियां बजाकर उनका सम्मान किया। कोविड-19 के कहर से लोगों को बचाने व उनमें जागरूकता लाने पुलिस प्रशासन अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। चिकित्सकों की भूमिका के साथ पुलिस महकमे की भी भूमिका सर्वोपरि है। यही कारण है कि राज्य में कोरोना वायरस ने महामारी का रूप अब तक नहीं लिया है और न ही ले पाएगा। पुलिस महकमा लगातार लोगों में जागरूकता लाने प्रयास कर रहा है। फ्लैग मार्च, जन जागरूकता अभियान के साथ लगातार बलपूर्वक कार्रवाई कर लोगों को सजग करने की प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली निकालकर लोगों में जागरूकता लाई गई। साइकिल रैली में पुलिस महकमे के आला अधिकारी व थाना स्टाफ शामिल रहे। रैली के माध्यम से सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क पहनना अनिवार्य बताते हुए लोगों में जागरूकता लाई गई। रैली जहां जहां से गुजरी, लोगों ने पुष्प वर्षा कर और ताली बजाकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में शामिल पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत भव्यता से किया। रैली को लेकर महकमे द्वारा इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कुशल निर्देशन में और उनके नेतृत्व में हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनके आदेशों निर्देशों का पालन निरंतर कराया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो कोरोना वायरस के मरीज भी पाए जा रहे हैं वो एम्स अस्पताल में जो सुविधाएं दी गई हैं उसकी वजह से वो ठीक भी हो रहे हैं और जिससे उन लोगों को सद्बुद्धि आ रही है जो लोग अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी एक सद्बुद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है कि वो भी सामने आए और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। प्रशासन द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा, नर्सेस द्वारा, अस्पताल और हमारे जितने भी प्रबंधन के विभाग हैं, सबने इतना अच्छा सहयोग किया है, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से कोरोना को जहाँ तक है हमारे छत्तीसगढ़ में हराया गया है। आने वाले समय में भी ऐसा ही पब्लिक का हमको सहयोग मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पब्लिक ने भरपूर तालियां बजाकर फूलों से हमारे ऊपर, हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो साइकिल रैली इसी उपलक्ष्य में निकाले थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर अपने सहयोग को प्रदर्शित किया है। और आने वाले समय में ऐसे ही हम लोगों को पब्लिक का सहयोग मिलते रहेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। बहुत सम्मानजनक लग रहा था। हम जनता का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वे सभी क्या बोलते हैं नियमों सबका पालन किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना अधिकतम मुक्त हो ही गया है और पब्लिक की सहायता करना हमारा कर्तव्य है और हमें सम्मान पाकर कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखने का सबसे ज्यादा श्रेय पुलिस प्रशासन को जाता है। महकमे का ये प्रयास निश्चित ही राज्य व जिले को कोरोना से मुक्ति दिलाने में कारगर साबित हो रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड 38 खुर्सीपार के निवासी इस समय काफी परेशान है। कारण है 3 बुलेट सवार जो कि शाम ढलते ही अपनी बुलेट लेकर निकल पड़ते हैं वार्ड की गलियों में घूमने के लिए और बुलेट की साइलेंसर से दिल दहला देने वाली गोली चलने जैसे आवाज निकालकर वार्डवासियों को भयभीत कर रहे हैं, जिसकी शिकायत वार्ड पार्षद अनिल सिंह वार्डवासियों ने खुर्सीपार थाने में दर्ज कराई है, जिस पर खुर्सीपार थाना प्रभारी ने 3 बुलेट चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वार्डवासी ने बताया कि बुलेट सवार युवक अपने आप को मिलिट्री का जवान बताते हैं। ज्ञापन में 3 बुलेट चालकों के खिलाफ है। तीनों एक अमानक साइलेंसर लगा के बुलेट चलते हैं और जहाँ से भी जाते हैं कारतूस वाला आवाज़ निकालते हैं और भयंकर बहुत स्पीड में चलाते हैं। आसपास रिहायशी इलाकों के में लोगों उनके नाम से लोग त्रस्त हैं और पूरा मोहल्ले के लेडीज़, जेंट्स, बुजुर्ग, बच्चे सब निकल कर उनके खिलाफ आवेदन बनाकर माननीय टीआई महोदय के लिए सभी का साइन करके ज्ञापन दिए कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। कभी आप लोगों ने उन्हें समझाने की जरूरत नहीं समझाया? मैं खुद समझाया हूँ और मेरे यहाँ एक कॉमर्स के टीचर हैं राजू सर, वो भी समझाए हैं। इनके साथ और प्रबुद्ध नागरिक जन समझाए हैं, लेकिन वो
उल्टा जवाब देते कि हम और चलाएंगे इस तरह। तो क्या आश्वासन मिला थाने से? साहब हमारे यहाँ पे ड्यूटी प्रभारी महोदय जी बोले हैं हम तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उसमें बुलेट तक उनकी गाड़ी तक जब्त की जा सकती है। विगत कई दिनों से वार्ड 36 में 2-3 युवकों के द्वारा बुलेट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलने वाला साउंड जो अमानक स्तर का है वो प्रयोग किया जा रहा है। इससे नागरिकों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, खासकर हृदय रोगी लोगों को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। और यहाँ पर सारी महिलाएं जो वार्ड 36 के हैं, साथ ही साथ मुख्य रूप से जो MPR रोड है वहाँ के नागरिकों के द्वारा इस समस्या से त्रस्त आकर कल उनको प्रेम पूर्वक समझाइश दी गई, परंतु उन्होंने उसके बदले में ये उत्तर दिया कि हम और भी चलाएंगे, आप चाहें कहीं भी कंप्लेन कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने इस घटना को आज दिनांक 21/4/2020 को फिर से दोहराया। और इन सारी समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि प्रशासन और जिला प्रशासन और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाए। इस संबंध में हमारे वार्ड के पार्षद और मेरे द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है और थाना प्रभारी के द्वारा ये कहा गया है, आश्वासन दिया गया है कि वो उचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मीडिया में भी मेरा आवेदन है कि इस तरह की समस्याओं पर जोर दें ताकि प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई करें। ये वार्ड 38 के पार्षद हैं अनिल से, इन्हें एक आवेदन पत्र वहाँ के वार्ड 38 के कुछ ग्रामीणों ने हस्ताक्षरित आवेदन पत्र थाने में दिए हैं। वहाँ कुछ मिलिट्री के जवान हैं जो अभी छुट्टी में आए हैं और उन लोगों ने अपना पर्सनल बुलेट मोटरसाइकिल रखे हैं और साइलेंसर में कुछ अजीब प्रकार का वो साउंड निकाल रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं, जिससे वार्ड के लोग काफ़ी परेशान हैं। वार्ड के लोगों ने उनको समझाने का प्रयास भी किया लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, तो इनने एक आवेदन दिया है। इनको पकड़ के उनके खिलाफ जो है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और मिलने पर उनके गाड़ियों के दस्तावेज चेक करेंगे कि इनके दस्तावेज में ऐसे कोई साइलेंसर लगाने का उनको प्रावधान है या नहीं है। और अगर उनके पास में नहीं मिलेगा तो फिर उनकी मोटरसाइकिल जब्त करके मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा शहरी गोठान में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। गोठान शुरू होने के बाद से सब्जियों को बेचकर अब तक महिलाओं द्वारा 36,000 रुपए से अधिक आय अर्जित की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी की परिकल्पना को साकार करने निगम प्रशासन द्वारा गोठान को पारंपरिक रूप देने का प्रयास किया गया है। गोठान में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सब्जियों की खेती की जा रही है। यहाँ महिलाओं द्वारा एक बड़ी क्यारी सब्जियों के लिए तैयार की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ में प्रचलित भाजी को तवज्जो दी जा रही है। गोठान में सामग्री और आवश्यक उपकरणों को रखने कक्ष का निर्माण किया गया है। वहीं पशुओं को धूप से बचाने शेड निर्माण भी किए गए हैं। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने दी। शहरी गौठान में अभी खट्टा भाजी, पालक भाजी, लाल भाजी, चौलाई भाजी, जरी भाजी और जो स्थानीय छत्तीसगढ़ के अन्य भाजी हैं, इसमें से अधिकतम भाजी जो है हमारे गौठान में मौजूद है। महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं लगातार सब्जियों को उगाने का कार्य कर रही हैं। 2 फील्ड हैं जिनमें काफ़ी मात्रा में सब्जियां उत्पादन करके उसका विक्रय करके वो अपने आय अर्जित कर रही हैं और गौठान को संवार रही हैं। सब्जियों से होने वाली आय से महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। लाभांश का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है। गौठान में पानी की सप्लाई के लिए 6 वाल्व लगाए गए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। राजनांदगांव पुलिस ने अलग अलग लोगों के पास से छिपा कर रखी शराब पेटी को जब्त किया है। वहीं इस शराब तस्करी के मामले में अब तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की धड़ल्ले से बिक्री शिकायत पर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने विभिन्न थाना क्षेत्रों के प्रभारियों की टीम बनाकर अवैध शराब बिक्री करने वालों पर नकेल कसने के आदेश दिए थे। उसका लाभ भी मिला। खैरागढ़ के गाता पार निवासी मनीष राजपूत के द्वारा शराब तस्करी करके कई लोगों के पास रखकर बेचने की पुष्टि हुई थी और सैकड़ों पेटियां शराब भी जब्त की गई। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने अब तक मिली सफलता की जानकारी उन्होंने पत्रकारों को दी। कह सकते हैं बड़ी सफलता। 2 दिन पहले जो जखीरा बरामद हुआ था उसी का ये अगला पार्ट है। बस उसी की योजना के तहत हमने जब मेन अभियुक्त की तरफ बढ़ रहे थे तो कल मनीष राजपूत और प्रमोद सिंह जो जिनके पास डंप रखा था बड़ा वो अरेस्ट हुए। फिर उन्होंने पूरी डिटेल इस घटना के बारे में बताई है और उनसे पूरी डिटेल मिलने के बाद फिर और कहाँ उन्होंने सप्लाई दिया था उसके बारे में और पूछताछ हुई है। तो ये कल जो एक चौमन सिन्हा को इन्होंने 120 पेटी का सप्लाई और किया था उसमें से 90 पेटी चौमन सिन्हा के घर से ट्रैक्टर में से बरामद की गई है। जो ट्रैक्टर से ही ले गया था और ऐसे ही ट्रैक्टर में वो छुपा के रखा हुआ था। तो कल इस 90 पेटी के जखीरे के बरामदगी के साथ मनीष राजपूत और उन्होंने की निशानदेही पे टोटल कल 5 लोग और अरेस्ट हुए हैं उसी प्रकरण में। तो इस प्रकार पूरे प्रकरण में अभी तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 430 पेटी के आसपास अवैध दारू जब्त की गई। बॉर्डर सील है और बॉर्डर सील आप ये समझ सकते हैं कि पब्लिक मूवमेंट के लिए गुड्स मूवमेंट के लिए बॉर्डर सील उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का पब्लिक मूवमेंट के लिए है। तो इसमें थोड़ी बहुत चूक या हो सकता है ये मेरे ज़िले में ही हुआ हो या हो सकता है कहीं दूसरे ज़िले से ट्रांसपोर्ट होके आई हो, ये बोल सकते हैं। तो वो इस कारण से हो रहा है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस अभी पब्लिक मूवमेंट को रोकने पर है, गुड्स मूवमेंट रोकने पे नहीं है उस तरह का। लेकिन हम इंश्योर करा रहे हैं कि इस तरीके की इस कार्रवाई के बाद इस तरीके की घटनाओं पे रोक लगेगी और जिनको भी इस तरीके का साहस होता है या दुस्साहस करते हैं उन लोगों को भी समझ में आएगा कि इस तरह का दुस्साहस में उनका कितना बड़ा लॉस है और वो पकड़े जाने के बाद जेल जाएंगे। तो ये आगे कभी नहीं होगा राजनांदगांव इसकी। ऐसे तो बाजार कीमत टोटल 430 पेटी के करीब जाएगी 17-18 लाख के 16-17 लाख के आसपास। बट जिस तरीके से हमने पूछताछ की कि जो एक पेटी का दाम बेसिकली 3,000 साढ़े 3,000 के आसपास होता है वो पेटी जस्ट डबल में मतलब बेची जा रही है 7,000 रुपये में। तो उस हिसाब से पूरी सामग्री का दाम जो है करीब 28-29 लाख। अभी इसमें मध्य प्रदेश से जो सप्लाई हुई है जिसने दिया है जो जिम्मेदार आदमी है वो उसको जांच करके ले आएंगे और बाकी जो 2 लोग जो पहले दिन 15 पेटी छोड़ के भाग गए थे उन दोनों के खिलाफ नामजद अपराध है। तो वो 3 कम से कम तो लोग बैच नंबर के आधार पे हमने धार डिस्टिलरी से और मध्य प्रदेश के आबकारी डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट किया है और डिटेल मिलते ही जो जिम्मेदार होगा मध्य प्रदेश से उसके खिलाफ। थोक सब्जी मंडी के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल से मुलाकात की और थोक सब्जी मंडी को आकाशगंगा सुफेला में ही शुरू कराए जाने की गुहार लगाई। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और सोशल डिस्टेंस का पालन को लेकर भिलाई निगम प्रशासन और जिला प्रशासन ने आकाशगंगा सुफेला के थोक सब्जी मंडी को बैकुंठ धाम में लगवा रहा है, जिसके कारण थोक व्यापारी व्यवसाय कम परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। इस सब हो रही परेशानी को लेकर व्यापारी दुर्ग के सांसद विजय बघेल से मुलाकात करने आज पहुंचे और अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि जो प्रशासन चाह रहा है उसका पालन कराने हम तैयार हैं, हमें यही व्यवसाय करने दिया जाए। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी व्यापारियों की तकलीफों को समझते हुए दुर्ग कलेक्टर को फोन कर चर्चा की और इस पर सार्थक निर्णय कहा। नहीं, ये निरंतर परेशानी चल रही है और जिला प्रशासन भी और पुलिस प्रशासन भी और निगम प्रशासन भी इसको दुरुस्त करने में लगातार लगी भी हुई। वो अपने तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं कि मैदान में अगर हम लोग ज़्यादा बड़ा मैदान मिले वहाँ अगर व्यवस्थित कर दें जो थोक सब्जी मंडी है उसको, ताकि जो लॉकडाउन की अवस्था में जो सावधानियां बरतनी है वो पूर्ण भी हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी मापदंड पूरा हो, उसके लिए लगे हैं। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि जब मंडी अभी बैकुंठ धाम में जब से लगनी शुरू हुई है तो वहाँ चिल्हर लेने वालों को भीड़ लग गई और उसके कारण थोड़ी कुछ अव्यवस्था हुई है। और आज मैं उसी को निरीक्षण करने अपने साथियों के साथ वहाँ गया था। सब्जी मंडी व्यापारी संघ के भी लोग थे, प्रमुख लोग भी थे, उनके साथ वहाँ चर्चा भी हुई और कुछ पत्रकार साथी भी वहाँ थे मेरे साथ।
सवाल ये है कि अब आकाश गंगा में इसको कैसे हम लोग इस व्यवस्था को दुरुस्त करें, क्योंकि ये किसान के लिए भी जायज मांग है और व्यापारियों के लिए भी। सब्जी मंडी में अगर गोदाम की व्यवस्था ना हो, थोक सब्जी मंडी में, तो वो किसानों के लिए नुकसानदायक है। और वही स्थिति वहाँ बैकुंठ धाम में दिख रही है। चूंकि गाड़ी में भर के किसान अपनी सब्जियां लाते हैं और औने पौने उनको वहाँ पे जैसे भी जिस हालत में है सब्जी बेचना पड़ता है, ताकि बची हुई सब्जी को वो घर ले जाने में उनको आर्थिक लोड ना पड़े। उसके कारण उनको घाटे भी झेलने पड़ रहे हैं और सब्जियां भी खराब हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था, छाए की व्यवस्था या कुछ पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। मैं तो देख के आया। इसलिए अभी चर्चा हुई कि आकाश गंगा में शुरू हो, ताकि जो बची हुई सब्जी है वो व्यापारियों के गोदाम में डाल दिया जाए और किसानों को घाटा ना हो, क्योंकि अभी दोहरी मार पड़ रही है। अभी ओले भी पड़े, अभी असमय बरसात भी हुआ, उसके कारण भी बहुत सारे सब्जी जो उपज करने वाले किसान हैं इसी व्यथा में है। तो उसको दुगुना भार ना पड़े और कोरोना में जो ये स्थिति बनी है उससे भी हम लोग निजात पाएं। अगर एक जगह लोग इकट्ठा होंगे तो 1.5-2 घंटा 3 घंटे के लिए निश्चित रूप से थोड़ी भीड़ होगी और उसको जितना संभव हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, उसके लिए प्रयासरत शासन प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन भी है और हम लोग उस जिम्मेदारी निभाएंगे। व्यापारी भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। चूंकि इस व्यवस्था से जो हमने अभी चर्चा की व्यापारियों से, उस व्यवस्था से दोनों मापदंड पूरे हो जाएंगे। इसलिए निवेदन किए कि और जगह जगह जो छोटे छोटे बाजार लगते हैं पहले से, चाहे पावर हाउस में सुभाष मार्केट हो, चाहे लक्ष्मी नगर में हो, अन्य जगह जो फुटकर व्यापारी अपना व्यापार कर रहे थे सब्जी का, उनको अगर परमिशन दे दिया जाए तो भीड़ ऑटोमेटिक बिखर जाएगी, मतलब जहाँ को वहाँ रुक जाएगी, एक जगह इकट्ठा नहीं होगी। तो हमारा दोनों मकसद पूरा होगा। सांसद महोदय के पास में हम लोग थोक सब्जी मंडी आकाश गंगा और पावर सब्जी मंडी के जो चिल्लर व्यापारी है जो वहाँ पर मार्केट बंद कर दिए हैं, और जो मार्केट आकाश गंगा थोक मार्केट जो चल रही थी पहले राधिका नगर में शिफ्ट की है, उसके बाद में आपका बैकुंठ धाम शिफ्ट कर दी है। उसी बात को लेकर चर्चा करने के लिए हम लोग सांसद महोदय जी के पास में आए हैं कि भाई ये हमारी स्थायी दुकान है, आकाश गंगा जो सब्जी मंडी वो स्थायी दुकान है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कर रहे हैं तो यहाँ उतना नहीं हो रहा था जितना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मैदान में, खुले मैदान में मार्केट, अगर कोई भी मार्केट लगती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पालन नहीं होता है ना। तो हम चाहते हैं, वही मांग को लेकर हम सांसद महोदय के पास आए हैं कि भाई जो मार्केट ये बंद कर दिया गया है आकाश गंगा, उस मार्केट को खुलाया जाए और हम सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और पावर हाउस की सब्जी मंडी भी जो है उसको भी खोला जाए, यथावत रहने दिया जाए, क्योंकि क्या है रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं। और इस तरीके से अचानक जो है आज जो मार्केट को निगम ने और जो कलेक्टर के आदेश से जो बंद कर दिया गया है, हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय से भी और निगम के अधिकारी से भी कि आप उसकी वास्तविकता पे जाइए कि भाई ये सब्जी का व्यापार है, सब्जी का व्यापार जो है वो रोज़ आती है, रोज़ बिकती है, ऐसा नहीं है। वो सब्जी अगर जो बच जाएगी, अगर आप ले जाके मैदान में या कहीं रख के वो बिचवाओगे और वह बच जाएगी तो सब्जी का क्या होगा, खराब होगी, उससे लोगों को नुकसान होगा, व्यापारियों को। तो हमारी यही मांग है कि जो आकाश गंगा यथावत चलने थे उसको चालू कराए और पावर सब्जी मंडी भी चालू कराए। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर आप सभी दर्शकों से अपील करते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें औषधि गुण होते हैं। हमारे दादा दादी, नाना नानी तो आज भी अपने घरेलू नुस्खे से इलाज करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपाय सदियों पुराने हैं और इनके उपचार करने से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा ये उपाय सस्ते और असरदार भी होते हैं। घर पर किए जाने वाले उपायों को दादी माँ के नुस्खे कहा जाता है। किसी बीमारी का इलाज करना हो, जैसे कि चेहरे का रंग गोरा करना हो, बालों का झड़ना रोकना होना, नए बाल उगने हो, वजन बढ़ाना हो या फिर कम करना हो, घरेलू नुस्खों का प्रयोग। पथरी का इलाज घरेलू नुस्खों से करना हो तो पत्थर चट्टा का एक पत्ता और 4 दाने मिश्री पीसकर 1 गिलास पानी के साथ खाली पेट पिएं। 2 ग्राम मिश्री, 1 ग्राम सूखा धनिया और 1 ग्राम सफरगंधा पीसकर पानी के साथ लेने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अगर आपको शुगर बढ़ने की बीमारी है तो सुबह सुबह खाली पेट करेले का जूस पिएं।
जूस बनाने से पहले करेले के बीज निकाल दें। जूस निकालने के बाद इसमें थोड़ा पानी मिलाएं और पिएं। इस उपाय को 2 महीने तक लगातार करें। आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। शरीर में खून की कमी पूरी करने के लिए 1 गिलास मीठे दूध में 5 ग्राम बेलगिरी चूर्ण मिलाकर पिएं। कुछ दिन लगातार इस उपाय को करने से खून की कमी दूर होने लगती है। खूनी बवासीर के इलाज में खून को रोकने के लिए 10 से 12 ग्राम धुले हुए काले तिल को घर में बनाया हुआ ताज़ा मक्खन के साथ खाएं। इसके निरंतर प्रयोग करने से बवासीर में खून का निकलना बंद हो जाता है। सर्दी जुकाम की समस्या में नाक बंद होने लगे तो थोड़ी सी अजवाइन पीसकर किसी पतले कपड़े में बांध लें और थोड़ी थोड़ी देर में इसे सूंघें। इससे नाक खुल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर किसी को लकवे का अटैक पड़े तो तुरंत 50 से 100 ग्राम तिल का तेल गुनगुना करके पिला दें और कच्चा लहसुन चबाने को दे दें। मसूड़ों में दर्द, दांत दर्द और सूजन की समस्या का उपचार करने के लिए 1 गिलास पानी में 3 से 4 पत्ते अमरूद के उबाल लें और हल्का गुनगुना होने पर छान लें। अब इस पानी से थोड़ा नमक मिलाकर कुल्ला करें। दांतों और मसूड़ों के दर्द से छुटकारा मिलेगा। 1 गिलास पानी में थोड़ी सी गिलोय और 5 से 6 तुलसी के पत्ते डालकर उबाल लें और काढ़ा बनाकर पिएं। इस काढ़े में पपीते के 3 से 4 पत्तों का रस मिलाकर पीने से प्लेटलेट की मात्रा तेजी से बढ़ती है। ये आयुर्वेदिक दवा स्वाइन फ्लू, डेंगू और चिकनगुनिया में रामबाण उपचार का काम करती है। दोस्तों, चेहरे पर दाग, धब्बे और झुर्रियां हो तो थोड़े से बेसन में थोड़ी सी मलाई और 2 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को आधे घंटे के लिए चेहरे पर लगाकर रखिए, फिर इसे धो लें। इस घरेलू उपाय से चेहरे की खुश्की दूर होती है, साथ ही झुर्रियां साफ होते हैं और चेहरे पर चमक भी आती है। सर्दियों में होने वाले रोगों से बचने और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि खान पान का ध्यान रखा जाए। सर्दियों के मौसम में काली मिर्च, अदरक, लहसुन, तिल, केसर और गुड़ जैसी चीजें खाना चाहिए। ठंड में विटामिन सी के लिए संतरा, अमरूद और नींबू का सेवन करिए। गले में टॉन्सिल और छाले होने पर आधा लीटर पानी में 20 ग्राम मेथी दाना डालकर धीमी आंच पर पकाएं और पानी को अच्छी तरह से उबलने दें। पानी ठंडा होने पर इसे छान लें, फिर इसमें नमक डालकर 5 से 10 मिनट तक गरारे करें। इस उपाय को दिन में 2 से 3 बार करने पर टॉन्सिल्स होने से राहत मिलती है। दोस्तों, जब छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तब उन्हें काफ़ी पीड़ा होती है। इसके अलावा उल्टी, दस्त और बुखार जैसी परेशानियां भी होती हैं। ऐसे में बच्चों को संतरे का रस देने से उनकी बेचैनी दूर होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। एक बार में 2 चम्मच रस ही दें और दिन में कम से कम 3 बार आप बच्चे को संतरे का रस पिलाएं। दादी नानी के 10 घरेलू नुस्खे। उसमें ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लगाने से काले घेरों की समस्या से जल्द ही छुटकारा पाया जा सकता है। टिप नंबर 2, नींबू को निचोड़ने के बाद फेंकने की बजाय यदि उसे किसी बरनी में डाल दिया जाए और उसमें थोड़ा नमक डालकर धूप में रख दें, इससे नींबू का अचार तैयार हो जाएगा। टिप नंबर 3, संतरे के छिलकों को फेंकने की बजाय इन्हें सुखाकर जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। टिप नंबर 4, अक्सर भिंडी पकाते समय बर्तन में चिपक जाती है। अगर भिंडी बनाते समय उसमें थोड़ा सा दही डाल दें तो भिंडी बर्तन से नहीं चिपकेगी। टिप नंबर 5, केले का पेस्ट बनाकर शहद मिलाकर खाने से मुंह के छालों में तुरंत आराम मिलता है। टिप नंबर 6, सौंफ अगर सिल जाए और इसे सीलन से बचाने के लिए इसे कढ़ाई में हल्का सा भून लें, इससे सौंफ फिर से कुरकुरी हो जाएगी। टिप नंबर 7, आटा गूंथते समय आटे में थोड़ा सा दूध मिलाकर गूंथने से रोटियां और पराठे ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। टिप नंबर 8, लहसुन जल्दी छिलने के लिए एक बर्तन में गर्म पानी कर उसमें लहसुन की कलियां कुछ देर के लिए भिगो दें। करीब 10 मिनट बाद लहसुन को हाथों से रगड़ें, इससे लहसुन का छिलका आसानी से उतर जाएगा। टिप नंबर 9, सुबह सुबह 5 दाने मुनक्का के खाने से जल्द ही कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। टिप नंबर 10, रात को सोने से पहले पैरों के तलवों पर तेल की मालिश करने से नींद जल्दी और अच्छी आती है।